बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन की डेफिनेशन से। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एडिंग वैल्यू। हर वो प्रोसेस जिससे वैल्यू ऐड हो जाती है, यूटिलिटी ऐड हो जाती है, यूजफुलनेस ऐड हो जाती है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। और बेसिकली प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, ठीक है, और एडिंग वैल्यू टू ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि अगर रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन से क्लीन बन गया, देखो है तो कॉटन ही, अब रॉ कॉटन से क्लीन कॉटन बन गया, असल में है तो कॉटन ही, प्रोडक्शन है। कॉटन से थ्रेड बन गया, प्रोडक्शन है। थ्रेड से क्लॉथ बन गया, प्रोडक्शन है। क्लॉथ से कुर्ता बन गया, प्रोडक्शन है। कुर्ता से कलर्ड कुर्ता बन गया, प्रोडक्शन है। एम्ब्रॉयडरी कर दी, वैल्यू और बढ़ गई, प्रोडक्शन। तो हर वो प्रोसेस जिससे वैल्यू ऐड हो जाती है, दैट इज प्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि जब इनपुट लगेगा तो आउटपुट निकल के आएगा, तो उनके बीच में जो एक कॉम्बिनेशन होगा, जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, उस फंक्शनल रिलेशनशिप को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जैसे 10 फ्लॉक्स ऑफ वुड लगी और एक बेड बन के आ गया, प्रोडक्शन। 20 फ्लॉक्स ऑफ वुड लगी, 2 बेड बन के आ गए, प्रोडक्शन। 30 फ्लॉक्स 3 बेड, और 37 फ्लॉक्स में 4 बेड बन गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वेस्टेज यूज कर लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। फिर हमने बात करी शॉर्ट रन लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फिक्स रहते हैं, इसीलिए देखो उनके ऊपर बार लग गया। और लॉन्ग रन कौन सा होता है? ऐसा जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देता है। इट डज नॉट मीन एनी कैलेंडर पीरियड, ये 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकते हैं। जब आपके फिक्स फैक्टर्स भी बढ़ने लग जाएंगे, तब उस टाइम पे हम इसे लॉन्ग रन कहें। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, ये डिस्टिंक्शन है सिर्फ शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब चेंज हो जाता है। वेरिएबल यानी जो वेरी करे, तो शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं जो चेंज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर। और वेरिएबल फैक्टर जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, तो फिक्स फैक्टर। फिर टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट, जब हम एक वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करें, एक लेबर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करें, तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी में फर्क आता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट टोटल प्रोडक्शन जो हमारी होती है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। अब जो है मैं आपको एक अगले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन प्रपोर्शन, या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। चलो मैं आपको सारे नाम बताता हूँ। देखो जी, जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर क्वेश्चन आता है हाउ टीपी बिहेव व्हेन ओनली one factor of production is change। टीपी की जगह पे वो एमटीवी हो सकता है, पर एक्सप्लेन आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा आंसर, जो मैं भी आप लोगों को समझाऊं। अब देखो, हमने ना एक एग्जांपल लिया। अब हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे कि
एक मशीन है, ठीक है। पेप्सी बनाने की मशीन। प्लीज डोंट जज मी विथ माय ड्राइंग, बहुत ही हाई लेवल। पीछे मैंने एमएस हुसैन को भी ट्रेनिंग दी। अब इस मशीन में यहाँ से इनपुट डलता, यहाँ से मशीन स्टार्ट होती है, यहाँ से बॉटल्स रखी जाती है, यहाँ से पेप्सी बन के आती है, यहाँ से वेस्टेज निकलता है, यहाँ पे बॉटल्स पे ढक्कन लगाए जाते हैं, ठीक है। ढक्कन को हम शॉर्ट में आरजी भी कहते हैं। अब आरजी किसकी फुल फॉर्म है, किसी को पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, युवा नेता है कोई, उन्हें प्यार से ढक्कन बुलाते हैं, जो युवा ही नहीं रहे। ओके, चलो अब ठीक है, हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन करना शुरू कर रहे हैं। अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जहाँ पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबर, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया मशीन, टीपी, एमपी, देखो लेबर, टीपी, एमपी और फिर, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय 1 आता है। अब एम्प्लॉय 1, लेबर हो गया 1, मशीन तो 1 ही, क्योंकि हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता। अब पहला लेबर आता है, वो यहाँ से इनपुट भी डाल रहा है, मशीन भी स्टार्ट कर रहा है, बोतलें भी रख रहा है, मशीन ऐसे बोतल बन के भी आ रही है, वेस्ट भी निकाल रहा है, बोतलों पे ढक्कन भी लगा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी आ रही है वो आ रही है 2 यूनिट, ठीक है। तो पहले लेबर की वजह से प्रोडक्शन कितनी हुई, 2। अब दूसरा लेबर आया, अब दूसरा लेबर जब आया तो हम मान के चलेंगे कि दूसरा लेबर भी इक्वली एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, सेम एफिशिएंट है वो, पर दूसरे लेबर के आने की वजह से इनके बीच में काम बढ़ गया, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के बीच। उसने कहा भैया ये वाला काम और ये तू देख, ये वाला ये मैं देखूं। तो उसे पहले जो पूरा राउंड राउंड घूमना पड़ता था, पहले जो ऐसे पूरा गोल गोल घूमना पड़ता था,
वो गोल गोल घूमना उसने बंद कर दिया। तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी 4, पर हमें हुआ फायदा और प्रोडक्टिविटी 4 ना होके 6 हो गई। तो सेकंड लेबर के आने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी 4। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेबर इक्वली एफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि नया वाला लेबर ज्यादा एफिशिएंट है ना, बट सिर्फ और सिर्फ जो फायदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हो, और ये डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट मिल। अब जब तीसरा लेबर आ गया, एम्प्लॉय 3, तो काम और बढ़ गए। ठीक है, प्रोडक्शन 9 नहीं हुई, 12 हो गई। चौथा लेबर आया तो प्रोडक्शन 20 हो गई। अब हमें ना कुछ फायदे मिल रहे थे, और हमें जो फायदे मिल रहे थे वो फायदे क्या थे? डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा मिल रहा था, हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों में काम बांट रहे थे और लोगों से वही काम बार बार करा रहे थे, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आने लग गया। पहले डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा हुआ, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का फायदा हुआ। ठीक है, और तीसरी चीज, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, जो मशीन है, जब 4 जने मशीन पे काम करते हैं तो आउटपुट आता है 20। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब एक बंदा काम कर रहा है तो हम मशीन को 4 हिस्सों में बांट दें और कहें भैया तू इस हिस्से में काम कर ले, ठीक है, तू इस हिस्से में काम कर ले, या फिर एक ही है तो इस हिस्से में काम करके 5 यूनिट बना ले। नहीं, मशीन का बेस्ट आउटपुट कब आता है? जब मशीन में 4 जने काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो घर पे एसी हो, अब घर में एसी चालू है, घर में एसी रूम में चला के एक बंदा बैठा है तो एसी का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जो मैं पूरे दिन कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी टू माय नेशन, पैसे तो मैं ही भर रहा हूँ बट बाकी नेशन को तो सॉरी हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा हूँ। इंडिविजिबिलिटी ऑफ, अब पर अगर इसी रूम में 2 जने या 3 जने हो या 4 जने हो तो एसी का फुल यूसेज होगा। पर अब ऐसा तो नहीं ना, मैं अकेला हूँ तो एसी को 4 हिस्सों में बांट के सिर्फ 1/4 एसी चलाना तो पूरा ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर इंडिविजिबल है, वो टूट नहीं सकता। ठीक है, तो जब लेबर बढ़ाओगे तभी उसका फुल यूज होगा। अब जब 5वां लेबर आ गया, 5th लेबर आ गया, तो प्रोडक्टिविटी हो गई 25। अब देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पर पहले जितनी नहीं बढ़ी। अब 6ठा लेबर आ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पर उतनी नहीं बढ़ी। 7वां लेबर आ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही। प्रोडक्टिविटी का जो इंक्रीज था वो रुक गया। अब मन में सवाल उठता है, भैया की प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज क्यों रुक गया? तो सेकेंड फेज में रुकने का रीजन क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुकी, जो एक बेस्ट यूज हो सकता था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, वो हो चुका है, हम बेस्ट पे पहुंच चुके। ठीक है, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के उससे फिक्स्ड की जगह नहीं दिला सकते। फिक्स्ड की जगह फिक्स्ड की है, वो फिक्स फैक्टर ही पूरा कर सकता है, तो हम ज्यादा बढ़ा के उसे फिक्स की जगह नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि लेबर बढ़ती जाएगी तो लेबर ही कल को मशीन का काम कर देगी। कल को नया लेबर आएगा, वो मुंह में रॉ मटेरियल डालेगा, गुड़ू 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 करेगा और पेप्सी की बोतल तैयार है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना वो तो फिक्स फैक्टर का ही काम है। तो वो बात आ गई, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ेगी। अब 8वां लेबर आ गया, तो प्रोडक्टिविटी होगी 24 यानी -4, और 9वां आ गया तो प्रोडक्टिविटी होगी 18 -6। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए लेबर आए थे वो आके बोतलें फोड़ दे रहे हैं ना, ऐसा मतलब नहीं है उसका। इस चीज का मतलब है, क्लियर नहीं है, इस चीज का मतलब है कि जब हमने नेक्स्ट 4 प्रोडक्शन करी तो इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे आपने 8 एम्प्लॉइज बिठा दिए। इस मशीन के आगे एम्प्लॉय 4 भी आ गया, एम्प्लॉय 5 भी आ गया, एम्प्लॉय 6 भी आ गया, एम्प्लॉय 7 भी आ गया,
एम्प्लॉय 8 भी आ गया, एम्प्लॉय 9 भी आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है मिस मैनेजमेंट। इतने लोगों को मैनेज कर पाना भी तो मुश्किल हो जाता है। मिस मैनेजमेंट एंड क्योस और ओवर यूटिलाइजेशन। आप मशीन की बहुत बैंड बजा रहे हो इतने सारे लोगों को लगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे 3 फेजेस, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला फेज था फेज 1, जहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जब एमपी बढ़ रहा था और टीपी बहुत तेज बढ़ रहा था। दूसरा फेज था जहां पे एमपी घटने लगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। और तीसरा फेज था जहां पे प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो ये 3 फेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखो, अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा गलती होती है ना, वो लेबलिंग में होती है। एक्स एक्सिस की लेबलिंग में आता है वेरिएबल फैक्टर, और मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, आता है वेरिएबल फैक्टर, और तुम में से कई सारे बच्चे मुझे लिख के दोगे यहाँ पे फिक्स फैक्टर। टेस्ट में ये सबसे दिक्कत होती है। अच्छा, क्लास एंड होने से पहले मुझे एक बारी याद दिला देना टेस्ट के बारे में, कुछ आप लोगों को बातें बताएं। अच्छा, हमने ना एपी नहीं निकाला था, ठीक है, एपी भी निकाल लेते हैं एक बारी। इस क्वेश्चन में एपी भी निकाल देते हैं। यहाँ पे चलो एपी निकाल देते हैं। पहले का कितना होगा, 2/1 2, 6/2 3, 12/3 4, 20/4 5, 25/5 5, 28/6 4.67 4 3 2। एपी भी निकाल दिया। हमारे को वैसे टीपी और एमपी चाहिए होता है, बट फिर भी हम अगर एपी निकाल लें तो नथिंग इज बैड इन दैट। ठीक है, अब हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तैयार हो गई है। सबसे पहले एमपी। अब आप ध्यान से देखो, मैंने एमपी कैसे बनाया, लाइक अ सैंडी। ठीक है, अच्छा अब देखो, एमपी का जो मैक्सिमम पॉइंट है, एमपी का जो मैक्सिमम पॉइंट है, वहां से हम एक लाइन मार देते। ठीक है, और जो एमपी का 0 का पॉइंट है, जहाँ पे एमपी 0 है, वहां से एक और लाइन मार देते। आप चाहो तो डॉटेड भी मार सकते हो। और जो लाइन आप बनाओगे ना, जो क्यू पे लाइन बनाओगे वो छोटी होगी Q1 वाली। ठीक है, अब टीपी बनना है, दिस इज टी। अब जरा ध्यान देना, देखो टीपी कैसा है, इट इज कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ बढ़ देना, इट इज लाइक दिस। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ देना। यहाँ पे इस जगह पे इसका स्लोप चेंज होगी, मतलब कि अगर ये चलता जाता तो ये ऐसे जाता, पर ये ऐसे नहीं गया, ये ऐसे गया। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप चेंज हुआ, इस जगह को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर द स्लोप ऑफ टीपी चेंज। इस पॉइंट पे टीपी इज मैक्सिमम। ओके, इस पॉइंट पे टीपी इज मैक्सिमम। और अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो एपी ऐसे जाता है, जैसे ही एमपी को छूता है एपी गिर जाता है। एपी जा रहा है, टकराया और फॉल कर, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है,
और ये जो OQ और Q1 है, these are like phases, first, second and third. हमारा जो फर्स्ट फेज होता है, किसी को उसका नाम याद है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. Increasing return to factor, diminishing return to factor and negative returns to factor. Okay. जरा इसकी explanation देखें. देखो, in law of variable proportion, जिसे short में LVP कहते हैं, when variable factors are employed with fixed factor, then initially TP increases at increasing rate, then increases at diminishing rate and eventually falls. अब सवाल उठता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहा जाता है, ये भी एक सवाल है. तो चलो इसका आंसर भी बताते हैं. अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए कहा जाता है, अगर आप देखो यहाँ पे रेशो क्या है, लेबर और मशीन का 1:1, ठीक है. फिर रेशो क्या होगा, 2:1, फिर 3:1, 4:1, 5:1, 6:1. तो अब देखोगे जो रेशो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, वो रेशो चेंज होता रहता है. द रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग, द रेशो कीप्स ऑन वेरिंग. तो इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. देखो, since the proportion in which fixed and variable factor are employed keeps on changing, it is known as law of variable proportion. ठीक है, क्योंकि 1:1 का रेशो था, लेबर और उसका रेशो चेंज हो रहा है, फिर 2:1. अब कुछ assumption है, law applies to short run, technology remains same, all resources, all variable factors are equally efficient, fixed factor does not change, तभी तो short run है ना. अब इसके अंदर 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. phase 1 increasing return to factor, phase 2 diminishing return to factor, phase 3 negative return to factor. phase 1 increasing return to factor. In this phase TP increases at an increasing rate and MP is rise. It is depicted by part OQ in the diagram. ठीक है, हमने OQ में बनाया था. रीजन क्या है? पहला रीजन आ जाता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. इन फर्स्ट फेज सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज लार्ज, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर फ्यू, तो फिक्स्ड फैक्टर यूज नहीं हो पाता क्योंकि मशीन तो बड़ी है, लेबर कम है. तो अगर मशीन का फुल यूज करना है तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना. फिर सेकंड पॉइंट, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, बाय डूइंग दैट वर्क अगेन एंड अगेन, उन्हें स्पेशलाइजेशन आती है. और थर्ड, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. अब देखो, मशीन तो नहीं तोड़ी जा सकती, मशीन तो उतनी की उतनी रहेगी, हमें वेरिएबल फैक्टर जो है, जो लेबर जो है, उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा, मशीन के बेसिस पे उसे लाना पड़ेगा. फिक्स्ड फैक्टर्स आर इनडिविजिबल, कांट बी डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट. सो इन ऑर्डर टू मेक बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर शुड बी इंक्रीज. Increasing return applies till optimum level is obtained. Phase 2 diminishing return to factor. In this phase TP is increasing at diminishing rate. अब phase 2 में क्या हो गया, TP का increase है पर वो increase diminishing rate पे. When TP is maximum MP is 0 and it is depicted by part QQ1. ये कहाँ पे डिपिक्ट होता है, पार्ट QQ1 में, डायग्राम के. अगर आप डायग्राम को नोटिस करो तो डायग्राम के QQ1 पार्ट में ये चीज डिपिक्ट करेगी. देखो,
फेज 1 OQ, फेज 2 QQ, ये फर्क आ जाता है। रीजन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो अचीव हो जाता है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर करते हैं, इसमें से वन कॉम्बिनेशन बेस्ट है जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है, वो इधर ऑब्टेन होता है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों अराइज होता है? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर कांट सब्स्टिट्यूट फिक्स फैक्टर। लेबर मशीन की जगह नहीं ले सकता, लेबर मशीन का काम नहीं कर सकता। देयर इज अ लिमिट जहां तक हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के टोटल प्रोडक्ट को बेनिफिट दे सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, इन दिस फेज टीपी इज फॉलिंग एंड एमपी इज नेगेटिव, इन दिस फेज टीपी इज फॉलिंग एंड एमपी इज नेगेटिव, इट इज डिपिक्टेड बियॉन्ड क्यू, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस फेज आर लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, भैया मशीन की भी एक लिमिटेशन है, ये थोड़ी बढ़ाते जाओगे काम होता जाएगा, बढ़ाते जाओगे काम होता जाएगा। एक ही गाड़ी में 200 बंदे भर दो, एक ही बस में 400 बंदे भर दो, बिहार थोड़ी जा रही है बस। मिस मैनेजमेंट एंड क्योस विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर बियॉन्ड द लिमिट, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, इतने सारे लोग एक साथ, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने स्केड्यूल है, यही स्केड्यूल अभी हमने बनाया था, टीपी एमपी एपी में सब कुछ है। अब देखो जी, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो पहले तो हम एमपी बना देंगे, एमपी टीपी उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। पहले एमपी कॉन्वेक्स होता है, फिर कॉन्केव होता है और फिर फॉल करता है, ठीक है। दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 3, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या बने? व्हेन टीपी is increasing at an increasing rate, MP is rise, ठीक। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है तो एमपी बढ़, when टीपी is increasing at a diminishing rate, MP is falling but positive, MP is falling but positive. When TP is maximum, TP is maximum, MP is 0. When TP is maximum, MP is equal to 0. And when TP falls, MP is negative. और जब TP फॉल करता है तो MP नेगेटिव। एक बारी दोबारा देखेंगे, देखो, when TP is increase, जब TP इंक्रीज कर तो MP राइज कर, जब TP इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे और यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है, तो MP फॉल कर रहा है। When TP is maximum, MP is 0, और जब TP फॉल कर गया तो MP became नेगेटिव। अब AP MP का रिलेशनशिप, हमारा MP लाइकर्सन एंड ड्यू, हमारा AP, अब इसका रिलेशनशिप क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? When AP is rising, जब AP बढ़ रहा है, MP is above AP, या फिर हम कह सकते हैं MP is more than AP, दोनों बातें ठीक। दूसरा, when
AP is falling, MP is below it, or I can say MP is less than it. जब AP फॉल कर रहा है तो MP नीचे. MP intersects AP at maximum point of AP. MP intersects AP at the maximum point of AP. Or last, MP can be negative, but AP can never be negative. MP can be negative, but AP can never be negative.